हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों हम लोग इस समय एक सीरीज की शुरुआत किए हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके चलाई जा रही है। इसमें जीके और जीएस के प्रश्नों को लिया गया है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस हैं। और ये प्रश्न बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी या जहाँ भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। और ये सीटेट पेपर 2 जहाँ पर एसएसटी सब्जेक्ट के रूप में पूछी जाती है उस परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का पहला प्रश्न है। दोस्त, मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप यदि मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। यदि पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। आज का पहला प्रश्न है, मरुस्थल परिभाषित किया जा सकता है उस क्षेत्र को। मतलब प्रश्न का कहने का मतलब है कि मरुस्थल किसे कहा जाता है? जहाँ तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो उसे कहा जाता है, या जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं हो उसे कहा जाता है, या वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो उस स्थान को मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थल को परिभाषित करने के लिए वार्षिक वर्षा जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर मरुस्थल वो क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वह क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम हो मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थल क्षेत्र में अत्यधिक दैनिक तापांतर और वनस्पति के रूप में कटीली झाड़ियों वाले वृक्ष जैसे नागफनी, बबूल आदि पाए जाते हैं। मरुस्थल का विशेषता है कि वहाँ पर वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होगी, और मतलब जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर दैनिक तापांतर यानी दिन का तापमान बहुत अधिक और रात का बहुत कम होगा। इन दोनों का अंतर बहुत होता है। और यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं जैसे नागफनी, बबूल इत्यादि वृक्ष। प्रश्न नंबर 2 है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? प्रश्न पूछ रहा है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे यूएसए होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट आर्टिजन की बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा और गहरा आर्टिजन बेसिन है जो विश्व के बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। यह बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत ये ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है, और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत और मध्य उच्च भूमि के मध्य ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है, जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह है, मतलब जिस महासागर विश्व में 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो वही पूछ रहा है कि जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो अटलांटिक महासागर है उसे 2 भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। जो विषुवत रेखा से ऊपर का अटलांटिक का भाग है उसे उत्तरी अटलांटिक कहा जाता है, और जो 0 अंश से नीचे का भाग है उसे दक्षिणी अटलांटिक कहा जाता है। तो जो सारगैसो संबंधित है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। सारगैसो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है जो 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर से प्रवाहित होने वाली जलधाराओं गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। जो सारगैसो है वह शांत क्षेत्रों में ही विकसित होता है। तो इसका विस्तार 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश और 35 अंश से 75 अंश पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित होता है, और इन्हीं के गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। इस सागर में घास की मोटी परत तैरती है जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी घास के नाम पर इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ गया है। जो सारगैसो सागर है वो सारगैसम नाम से उत्पन्न हुआ शब्द है। प्रश्न नंबर 4 है,
ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया, कोलोराडो, मिसिसिपी, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो ग्रांड कैनियन है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक घाटी है। यह घाटी अधिकांश ग्रांड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी हुई है। प्रश्न नंबर 5 है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? जब समुद्र का घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। मतलब गहराई में जाने पर गहराई मतलब कम होती है और लवणता बढ़ती है। लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। लवणता तथा गहराई दोनों बढ़ती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दिया है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है, किन परिस्थितियों में समुद्र में मतलब घनत्व बढ़ता है? जब लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है। गहराई के साथ साथ लवणता भी बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समुद्र के जल में घनत्व का बढ़ना लवणता में वृद्धि का सूचक होता है। अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है और लवणता अधिक होने पर सागर में वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। मतलब जो समुद्र में जल का घनत्व जो बढ़ता है तो उसकी लवणता में भी वृद्धि होती है। सीधा सीधा इसका मतलब यही है। प्रश्न नंबर 6 है, दोस्तों यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, देखिए तो पूरा भी देखिए और इसके साथ साथ लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लग रहा है। यदि कुछ कमी हो तो आप सुझाव देंगे तभी तो मैं उस कमी को दूर करूंगी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर में के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। जो स्वेज नहर है उसके दोनों सिरों पर कौन से पतन स्थित हैं? काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, स्वेज और काहिरा, पोर्ट सईद और स्वेज, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वेज नहर है उसके दोनों सिरों पर पोर्ट सईद और स्वेज दो पतन स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है पेपर में, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर। यह नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है। किस प्रायद्वीप को काटकर? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है जो 165 किलोमीटर लंबी और 48 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी है। इस नहर का निर्माण 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में हुआ था, जो 10 वर्षों में पूर्ण हुआ। सन 1869 में इस नहर से यातायात प्रारंभ हुआ। यह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट सईद और उत्तरी सिरे पर पोर्ट स्वेज, दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, किल नहर किसे जोड़ती है? वे हैं उत्तरी सागर और काला सागर को, बाल्टिक सागर और लाल सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो किल नहर है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किल नहर जर्मनी के स्लेस्विंग होल्स्टीन में स्थित है। मतलब जो किल नहर है स्लेस्विंग होल्स्टीन में स्थित है, जो 98 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहर है। यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 1948 तक इस नहर को कैसर विल्हेम नहर के नाम से जाना जाता था। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। किल नहर किसको किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। फिजी द्वीप अवस्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो फिजी द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। फिजी को आधिकारिक रूप से फिजी गणराज्य द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जो फिजी है आधिकारिक रूप से फिजी गणराज्य द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर और मेलानेशिया के अंतर्गत एक द्वीप राष्ट्र है जिसकी राजधानी शुआ है। जो फिजी है उसकी राजधानी कहाँ है? शुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पर? लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य, अरब सागर और लाल सागर के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्मुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
हार्मुज जल संधि पश्चिम एशिया में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम एशिया में, जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करती है। इससे प्रश्न दो बन सकते हैं कि यह किन दो भूखंडों को जोड़ती है और कौन दो जल संधियों, मतलब दो जल राशियों को जोड़ती है। तो जल राशियों में होगा, जल संधि का मतलब जो दो जल राशियों को जोड़ना है, यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और उस जल संधि के माध्यम से दो भूखंडों को अलग करना होता है। तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार की दृष्टि से यह जल संधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान, इराक तथा कतर जैसे देशों का तेल निर्यात यहीं से होता है। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न स्थान में किस एक स्थान में रुधिर वर्षा होती है? निम्न में से किस स्थान पर किसी एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर यानी ब्लड रेन होती है। स्पेन में, इटली में, कर्नाटक में, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इटली में रुधिर वर्षा होती है, यानी लाल वर्षा होती है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली शुष्क, गर्म तथा रेत भरी हवा सिराको कहलाती है। जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर हवा चलती है वह शुष्क है, गर्म है और रेत से भरी हवा है, जिसका नाम सिराको है। इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जो ये हवा है इसमें लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती हैं तो नमी धारण करती हैं और दक्षिणी इटली में लाल रेत के साथ वर्षा प्रदान करती है। तो इसे ही रुधिर वर्षा या रक्त वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। यदि कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आगे और बेहतर कर सकूं। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर और प्रैक्टिस सेट चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।